हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशाज यूट्यूब चैनल। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डू अ स्वॉट एनालिसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। इस वीडियो में हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में एंटी डिफेक्शन लॉ से लेकर एंटी डिफेक्शन लॉ की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स के बारे में बात करेंगे और ट्राई करेंगे कुछ डिटेल में जानने की, अपने एग्ज़ाम को माइंड में रखते हुए। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है और एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज़ में क्यों है। व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ एंड व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़ राइट नाउ एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक। तो अभी रिसेंटली जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिला है कि कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स ने एकदम रिज़ाइन किया और दूसरी पार्टी में जाके मिक्स हो गए, तो ये एंटी डिफेक्शन के अंदर आता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ एंटी डिफेक्शन आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड इन 1985 थ्रू द 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच एडेड द 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में पास हुआ था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पास हुआ था एंड पास होने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक 10th शेड्यूल क्रिएट हुआ और 10th शेड्यूल हमारा है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। तो इस एक लाइन से आपके 3 क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस ईयर के अंदर पास हुआ था, दैट इज 1985। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पास हुआ था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट से। थर्ड, 10th शेड्यूल क्या है। 10th शेड्यूल इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ एंड आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, इन तीनों ही पॉइंट्स में से अलग अलग एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं। द एंटी डिफेक्शन लॉ पनिशेस इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर लीविंग वन पार्टी टू अनदर। तो एंटी डिफेक्शन लॉ उन मेंबर्स को पनिश करता है जो लोग अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज दोनों पे ये रूल लागू होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट के केस में और एमएलएज लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि स्टेट लेजिस्लेटर के केस में। थर्ड पॉइंट है कि एंटी डिफेक्शन लॉ डिस्क्वालिफिकेशन के बाद क्या एक्शन होने चाहिए, क्या एक्शन गवर्नमेंट ले सकती है, क्या एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, वो सब डिटेल में बताता है। अ डिफेक्शन of 2/3 of the elected members of political party was considered a merger। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन है। अगर मानिए एज अ पार्टी मेंबर मैं किसी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाके मिल जाता हूँ तो मुझे मेरी सीट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन अगर किसी पार्टी के टोटल मेंबर्स में से 2/3 मेंबर्स दूसरी किसी पार्टी में मिलने को रेडी हो जाते हैं, इट मीन्स कि अगर किसी पार्टी में 100 लोग हैं या किसी पार्टी में मानिए कि 100 लोग हैं और मोर देन 80 पीपल आर रेडी टू लीव देयर प्रेजेंट पार्टी, करंट पार्टी एंड टू ज्वाइन अनदर पार्टी, तो वहां पे 2/3 रेशो को उन्होंने क्रॉस कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि किसी पार्टी के अगर 2/3 मेंबर चाहते हैं कि अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाके मिल जाएं तो वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं करता। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं मर्जर, कि दोनों पार्टियों का आपस में मर्जर हो गया है। तो बेसिकली इसको हम एक अलग तरीके से बोल सकते हैं कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी में जाके मर्ज होना चाहती है तो 2/3 मेंबर की मंजूरी होना बहुत जरूरी है। इसको हम इस तरीके से ही बोल सकते हैं। तो ये एक एंटी डिफेक्शन लॉ में एक्सेप्शन है। हमने अब एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिक्स पढ़ लिए हैं, तो आइए अब हम 4 पॉइंट की बात करेंगे, अपने स्वॉट एनालिसिस की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ पे बात करने से पहले हम आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2023 तो दिशा एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड कोर्स जिसके अंदर आपको 18 बुक्स मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी प्रीलिम्स एंड मेंस की, आपको लाइव सेशंस मिलेंगे प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, आपको एक कम्युनिटी मिलेगी, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म मिलेगा, ऑनलाइन कम्युनिटी प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें आप 24/7 अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे और एक मंथली मैगजीन मिलेगी। यानी कि आपको यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए
जितनी भी आप चीज़ें रिसोर्सेज सोच सकते हैं इस कोर्स में वो सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन अगर आप आने वाले 2022 के मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए एक मेंस की टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है जिसमें आपको 40+ टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। उसमें फुल लेंथ, सेक्शनल, कंपलसरी, इंग्लिश, ऐसे सब इंक्लूडेड है। करंट अफेयर का कवरेज इंक्लूडेड है। दिशा यूपीएससी कम्युनिटी प्लेटफॉर्म इंक्लूडेड है। साथ ही साथ पर्सनल मेंटरशिप आपको हर कदम पे गाइड करने के लिए आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगी। अगर आप दोनों में से किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके प्राइसेस पूछ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये दोनों के दोनों कोर्सेज एकदम बहुत ही ज़्यादा मिनिमल प्राइस पे लिए आपके अवेलेबल कराए गए हैं। अगर आप अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन कीजिए और कोर्स के बारे में और जानिए। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की कि स्ट्रेंथ क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर। सो इट सेट्स द प्रोविजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ एक प्रोविजन क्रिएट करता है, एक प्रोविजन मेंशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर कोई पर्सन अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगी। बेसिकली ये इस पर्टिकुलर पॉइंट को, ये कि भाई ऐसा नहीं होता कि कभी आपने एक पार्टी से इलेक्शन लड़े और छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, ऐसा नहीं है। उस चीज को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ कुछ प्रोविजंस सेट करता है, कुछ प्रोविजन डिफाइन करता है कि अगर कोई पर्सन ऐसा करता है कि अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शिफ्ट होता है तो वहां पे उसको पर्टिकुलर सीट से, करंट सीट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है द एक्ट वॉज एबल टू पुट अ ब्रेक ऑन द मल्टीपल होपिंग ऑफ MLAs in the states that was prevalent before passing of the act। इस एक्ट के यानी 1985 से पास होने से पहले ऐसा कई केसेस में देखा गया है कि पर्सन एक पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन जीत के दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाते हैं और उनकी सीट्स और जिस जगह से वो MP हैं, MLA हैं, उनकी सीट्स को कोई खतरा नहीं होता। तो एक एंटी डिफेक्शन लॉ एक तरीके से आप कह सकते हो कि लॉयल्टी की, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग क्रिएट करता है पॉलिटिकल मेंबर्स पे, MPs पे या MLAs पे कि आप अगर किसी पार्टी से जीत कर आए हो और अगर आपने कोई पर्टिकुलर एरिया की सीट किसी पार्टी के थ्रू एक्वायर करी है तो आपको उस पार्टी के साथ ही रहना है। तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ लॉयल्टी क्रिएट होती है। लास्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ में, एज पर प्रोविजन ऑफ दिस लॉ एन MLA और MP कैन बी डिस्क्वालिफाइड इफ ही voluntarily gives up the membership of his party and he defies party whip to vote or votes contrary to the line advocate in the party whip। अगर कोई मेंबर, चाहे वो MLA हो या MP हो, अगर वो वॉलंटरली यानी स्वेच्छा से अपनी मेंबरशिप को, अपनी जो पार्टी के अंदर मेंबरशिप है उसको त्याग देता है या फिर वॉलंटरली छोड़ देता है तो उसको उस पार्टी से, उस सीट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई पर्सन पार्टी के आइडियाज से, पार्टी के वोटिंग से या पार्टी के बेसिक पॉइंट से अलग जाके कुछ ऐसे कदम उठाता है या फिर अपने पॉइंट्स रखता है या पार्टी के एक मैनिफेस्टेशन से या पार्टी के पॉइंट से, पार्टी के ऑब्जेक्टिव से अलग जाके कुछ बात करता है तो वहां भी पार्टी में से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेकंड अब बात करेंगे वीकनेसेस, क्योंकि इस एंटी डिफेक्शन लॉ की स्ट्रेंथ की बात तो हमने कर ली कि ये प्रोविजन सेट करता है, डिस्क्वालीफाई कैसे होते हैं। अब बात करेंगे कि इस लॉ के अंदर वीकनेस क्या है। द वीक एस्पेक्ट ऑफ द लॉ इज ब्रेक इन द चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी by making legislators accountable primarily to the political party and not to the parliament or assembly। देखो ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरे के पूरे लॉ में ये बोला गया है कि आप अपनी पार्टी के आइडियाज से अलग नहीं बोल सकते, अपने पार्टीज के पॉइंट से, ऑब्जेक्टिव से अलग नहीं सोच सकते, आप अपने पार्टी के वोट से अलग वोट नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटर है, चाहे वो MP है या MLA है, उसमें यह देखा गया कि उसकी जो लॉयल्टी है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, ना कि पार्लियामेंट या असेंबली के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है इस लॉ की। सेकंड पॉइंट है देयर इज नो प्रोविजन फॉर पेनलाइजिंग पॉलिटिकल पार्टीज टू एक्सेप्टिंग डिफेक्टिंग लेजिस्लेटर। अब जो लोग पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो रहे हैं, डेफिनेटली दैट अनदर पार्टी इज बेसिकली अट्रैक्टिंग देम टू ज्वाइन, कि हम आप उनको पैसे देके या कुछ और प्रिविलेजेस देके या फिर कुछ और चीजें ऐसी ऑफर करके अपनी पार्टी में अगर वो किसी को लेके आना चाहते हैं तो वो भी कोई एक एथिकल एक्टिविटी नहीं है। तो वहां पे इस लॉ के अंदर ये बोला गया है कि इस लॉ के बारे में जो वीकनेस बताई गई है वो ये है
कि इस लॉ के अंदर उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोई पॉइंट नहीं रखा गया जो डिफेक्टिंग लेजिस्लेटर को ज्वाइन करने के लिए प्रमोट करते हैं या ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। थर्ड पॉइंट है द मेंबर्स डिस्क्वालिफाइड अंडर द लॉ कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर अ सीट इन द सेम हाउस। कि मानो अगर एज अ एमपी मैं अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो गया तो मैं उस पार्टी में जाऊंगा और उस पार्टी में जाने का मेरी सीट से मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आगे इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई हो जाता हूं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं ये सोचूं एक मेंबर के हैसियत से, एक मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। बट अगर हम इस पर्टिकुलर इस एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं तो ये एक वीकनेस है कि जो पर्सन को आपने डिस्क्वालीफाई किया है वो दोबारा इलेक्शन जाके लड़ेगा और सेम सीट पे जीत भी जाएगा। क्योंकि जो लोग एक पर्टिकुलर सीट से जीत के आते हैं तो उन एरियाज में उनका अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है, लोग उनको वहां जानते हैं। तो यहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर ये एक कमी है, वीकनेस है कि जिसको आपने डिस्क्वालीफाई किया है वो अगले महीने सेम सीट से दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है। अब बात करेंगे इस एंटी डिफेक्शन लॉ में एक अपॉर्चुनिटी कहां दिखती है हमें, तो इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी for the elected government to carry out its functions like providing public services, maintaining law and order, etc., not to be threatened by opportunist legislators। तो यहां पे एक अपॉर्चुनिटी बोलो या एक पॉजिटिव पॉइंट बोलो इस पूरे लॉ का कि यहां पे उन्होंने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेंस ऑफ थ्रेट या सेंस नॉट थ्रेट एग्जैक्टली या सेंस ऑफ फियर जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर क्रिएट किया है। तो अब ये बहुत क्लियर है कि इजीली कोई भी मेंबर अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा। तो यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज को एक माइंड में क्लियरिटी मिलती है कि नाउ इट्स नॉट गोइंग टू बी एवरी डे दैट योर मेंबर्स आर लीविंग योर पार्टी एंड शिफ्टिंग टू अनदर पार्टी। काफी रेयर केस में ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि कुछ लोग अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर आपके माइंड में क्लियर है कि मानो अगर आपकी कोई कंपनी भी है और आपके माइंड में क्लियर है कि आपकी कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 एम्प्लॉय काम करते हैं और वो 10 लोग आपको कहीं नहीं छोड़ के जाने वाले, वो रेयर केस में ही छोड़ के जाएंगे, तो आपको माइंड में क्लियरिटी होगी कि आपके आने वाले जो टास्क हैं वो टाइम टू टाइम फिनिश्ड होते जाएंगे। सेम अगर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं और अगर एज अ लीडर ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी मुझे ये एक माइंड में क्लियरिटी है कि माई पॉलिटिकल पार्टीज मेंबर्स इज नॉट गोइंग टू लीव आवर पार्टी एंड ज्वाइन अनदर पार्टी इन कमिंग डेज या फिर एक आने वाले 1 साल में 6 महीने में, ऐसा नहीं होगा, एक बेसिक आइडिया माइंड में है। तो जो गवर्नमेंट का बेसिक काम है उसमें कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी कमी हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरा माइंड एक क्लियर रहेगा। तो यहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ पॉलिटिकल पार्टीज को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टी को तो अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन अगर मैं देखूं कि ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ओवरऑल जो गवर्नेंस है पूरी गवर्नमेंट का या किसी स्टेट का, वो काफी स्मूथली भी काम करेगा। लास्ट हम बात करेंगे थ्रेट्स की कि इस पूरे के पूरे एंटी डिफेक्शन लॉ में थ्रेट क्या है। आफ्टर एनेक्टमेंट ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ द एमपी और एमएलए हैज टू फॉलो द पार्टीज डायरेक्शन ब्लाइंडली एंड हैज नो फ्रीडम टू वोट इन देयर जजमेंट। अब देखो ये पॉइंट तो हमने पहले भी समझा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर एमपी और एमएलए के लिए ये प्रोविजन सेट करे गए हैं कि आपकी पार्टी जो रूल बना रही है, आपकी पार्टी जो फॉलो कर रही है, आपकी पार्टी जिस चीज के सपोर्ट में वोट कर रही है, आपने अपनी पार्टी के पीछे खड़े होकर ब्लाइंडली उनको सपोर्ट करना है। तो वैसे तो देखो ये नेगेटिव बात है कि भाई अगर मानो कि मेरा कोई सीनियर है एंड ही इज नॉट डूइंग समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे लॉजिकली उसको एक तरीके से फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर अगर आपको पता है कि आपकी पार्टी जनता के अगेंस्ट जा रही है या आपकी पार्टी एक बड़े मासेस के अगेंस्ट को डिसीजन ले रही है, तो आप उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते। अगर आप उसके अगेंस्ट बोलोगे तो आपको आपकी सीट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये एक एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर थ्रेट है। सेकंड, द डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन एज आर रेफर टू द चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ सच हाउस। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो फाइनल डिसीजन अथॉरिटी है वो है पार्लियामेंट के केस में चेयरमैन, राज्यसभा के केस, पार्लियामेंट के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन, लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में स्पीकर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में चेयरमैन। तो यहां पे जो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर किसी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं किया जाए, या तो वो स्पीकर का होगा या फिर वो चेयरमैन का होगा। अब इसके अंदर 2 पॉइंट जो थ्रेट्स की बात है वो ये है कि कोई क्लियरिटी नहीं है कि भाई टाइम फ्रेम क्या है उस डिसीजन को लेने के लिए।
3 साल लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। एक बार तो हमें ऐसा देखा गया है असम के स्टेट में, कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, कि एंटी डिफेक्शन लॉ में 4 साल बाद डिसीजन लिया गया है। अरे 5 साल का पूरा टर्म है एक मेंबर का, एक पार्लियामेंट के मेंबर का या फिर असेंबली के मेंबर का, और आप 4 साल बाद डिसीजन ले रहे हो, तो ये कहां का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ? वो तो और 6 मंथ रुकता तो दोबारा अपने आप इलेक्शन हो ही जाते। तो इस केस में कई स्टेट्स को सुप्रीम कोर्ट से डांट फटकार भी सुननी पड़ी है। कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं, कभी कभी 3 साल लग जाते हैं। तो 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने में ऐसे केसेस का एक आंसर सॉल्यूशन निकल के आना चाहिए। लेकिन 3 साल, 3 इयर्स, 4 इयर्स अगर लग जाएंगे तो उसका कोई जो ऑब्जेक्टिव है, जो बेसिक एसेंस है एंटी डिफेक्शन लॉ का, वो वहां पे खत्म हो जाता है। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। एंड आई विश कि हमने जो आपको समझाया है, मैंने जो आपको समझाया है, वो आपको समझ आया होगा और आपकी नॉलेज पहले से ज़्यादा कुछ इंप्रूव हुई होगी। मेरा नाम है साहिल मदान। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं। हमारी सारी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।